हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। लास्ट लेक्चर में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कर लिए थे और ड्राइव करके प्रूव कर लिए थे कि ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, जिनमें फर्स्ट टू इक्वेशन वेक्टर इक्वेशंस होते हैं और लास्ट इक्वेशन स्केलर इक्वेशन है। और इक्वेशंस कुछ इस प्रकार थे: v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। आज हम इनका एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं कि हम इनसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय किस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हम कई एग्जांपल्स भी लेंगे। उसके पहले थोड़ी सी प्लानिंग कर लेते हैं कि न्यूमेरिकल हम सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। हम बहुत पहले से ही जानते हैं कि ए टी मतलब इंजेक्टेड अमाउंट ऑफ वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी जो हमने इंजेक्ट कर दी है। तो अगर हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए तो हम इनिशियल वेलोसिटी में इंजेक्टेड वेलोसिटी वेक्टोरियली ऐड कर देते हैं। इस तरह से हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग अगर सोचें तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी में इंजेक्टेड वेलोसिटी ऐड करने पर वेक्टर तरीके से आपके पास फाइनल वेलोसिटी को दे देती है। फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी और इंजेक्टेड वेलोसिटी का वेक्टर सम होता है। इंजेक्टेड वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों का वेक्टर सम फाइनल वेलोसिटी देता है। फिर सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो बच्चों, अगर हमको u और v पता हो पहले से, इफ u एंड v आर गिवन, कोई मान लो न्यूमेरिकल आ गया जिसमें उन्होंने इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, तो u v एंड टाइम भी मान लेते हैं, टाइम आर ऑल्सो गिवन। तो हमारे पास u है, v है और टाइम है, बट हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन जो कि मेन इंग्रेडिएंट है इस इक्वेशन का, एक्सेलरेशन नहीं है। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को? तो हम इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर लेंगे। कैसे मॉडिफाई कर लेंगे? हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिखना लगेंगे एवरेज वेलोसिटी वेक्टर इनटू टाइम। ये मैं कैसे कर पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने आपसे कहा था पहले भी, जब मैं पढ़ा रहा था आपको, कि एवरेज वेलोसिटी, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था कि एवरेज वेलोसिटी एक वर्चुअल स्टेडी वैल्यू होती है जिससे हम वेरिएबल वैल्यूज को रिप्लेस कर देते हैं। जब हमारी जिंदगी में एक्सेलरेशन आ जाता है तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी को वेरिएबल बनाने लगता है। अगर हम किसी न्यूमेरिकल में से एक्सेलरेशन हटाना चाहते हैं तो अगर हम वहां ढूंढ पाए एवरेज वेलोसिटी तो न्यूमेरिकल में से एक्सेलरेशन हट जाएगा। सो इसलिए अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकाल पाए, अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए हम एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, मैंने एवरेज वेलोसिटी निकालने के तरीके बताए थे, टाइम एवरेज वेलोसिटी, स्पेस एवरेज वेलोसिटी, और एक तरीका बताया था कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो हम एवरेज वेलोसिटी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर प्लस फाइनल वेलोसिटी वेक्टर अपॉन 2। क्वाइट सिंपल। सो इस तरह अगर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालें तो v एवरेज की जगह आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 इंटू टी। ये मेरा सबसे फेवरेट इक्वेशन है, क्योंकि मैं बड़े बड़े सवाल जो होते हैं जिनमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी हमें गिवन होती है, एक्सेलरेशन के बारे में ये बताया होता है कि वो कांस्टेंट है, ये नहीं बताया होता है कि वो कितना है। तो हम एक्सेलरेशन निकालने के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। नहीं तो यूजुअली आप क्या करेंगे कि मान लीजिए आपके पास v है, आपके पास u है और आपके पास t है, तो आपका दिमाग क्या बोलेगा कि v बराबर u प्लस ए टी लगाओ और पहले एक्सेलरेशन निकालो, फिर उसको इस सेकंड इक्वेशन में डालेंगे, तब आंसर आएगा। हमें इससे बचना है, क्योंकि अगर हमें न्यूमेरिकल जल्दी करना है तो हमें उसको जल्दी निपटाना है। अगर हम एक ही समय पर दो दो तीन तीन इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा न्यूमेरिकल जो है वो लंबे समय में होगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हमें जल्दी से न्यूमेरिकल को निपटाना होता है। तो ये एक तरीका हो गया। और देखते हैं, मान लीजिए आपको v दे रखा है, a दे रखा है, t दे रखा है, लेकिन आपको u नहीं दे रखा है और फिर आपसे बोल रहा है कि s निकालो।
भाई न्यूमेरिकल बनाने वाला क्या करे, अगर आपको सीधे सीधे दे देगा तो आप इक्वेशन में वैल्यू रख के निकाल दोगे तुरंत ही कि ये आंसर आ गया। तो उसके लिए वो कुछ फ्रेमिंग करेगा, तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हाइड कैसे कर सकता है। तो अब जैसे ही ये हमारे पास इंग्रेडिएंट्स आए, v आया, a आया, t आया, तो और u नहीं आया, और s की इक्वेशन हम जानते हैं कि वो होती है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो हमारा दिल करेगा कि यार कहीं से ढूंढ के u लाएं, और u लाने के लिए हम दोबारा से v बराबर u प्लस at में वैल्यू रखेंगे और u निकालेंगे। चलो अगर हम वैल्यू रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा v माइनस at। क्यों ना हम इस v माइनस at को यहाँ पर रख के देख लें क्या होता है। u की जगह v माइनस at सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये हो गया हाफ at स्क्वायर। ऐसा करने पर ये हो गया vt माइनस at स्क्वायर प्लस हाफ at स्क्वायर। सो इसलिए s बराबर हो गया vt माइनस हाफ at स्क्वायर। यानी कि वैसे तो इक्वेशन होती है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, लेकिन अगर हमें पता हो कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और हमें फाइनल वेलोसिटी दी हो, तो अगर हम फाइनल वेलोसिटी यहाँ रख दें तो यहाँ बीच में प्लस की जगह हम माइनस लगा लेंगे, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अभी हम एक कंडीशन लेते हैं जो कि फिजिक्स में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। यहाँ देखिए दो कंडीशन आएगी, 0 से वी मैक्स से 0। मान लीजिए छत से कोई गिर गया, छत से जमीन पे गिरेगा तो जब जमीन से टकराएगा तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, छत से गिरा था उस समय 0 थी। आपने एक पत्थर को ऊपर फेंक दिया, हाथ से फेंका, वेलोसिटी मैक्सिमम, हाईएस्ट पॉइंट पर 0, फिर नीचे आया, फिर से मैक्सिमम। यानी हमें हमारे आसपास एक कार स्टार्ट हुई, कार की स्पीड 0 थी, आपने एक्सेलरेटर दबाया, स्पीड मैक्सिमम हो गई। मैक्सिमम होने के बाद आपने देखा अरे सामने कोई आ गया, आपने ब्रेक लगा दिया, कार की स्पीड मैक्सिमम से 0 हो गई। यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में 0 से वी मैक्स और वी मैक्स से 0 वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब न्यूमेरिकल बार बार आएगा जिसमें 0 से वी मैक्स से 0, 0 से वी मैक्स से 0 के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अब अगर 0 से वी मैक्स से 0 वाले सवाल हमें जल्दी से करना है, तो हमें देखना है कि फिजिक्स कैसे काम करती है। इसके लिए हमने देखा कि मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 थी, और फिगर में दिखाया कि आपकी फाइनल वेलोसिटी v मैक्स है, आप s डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, और एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है, इसलिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। सपोज ये सारा काम करने में आपको टाइम लग गया है t। अब देखिए अगर आप फर्स्ट इक्वेशन लेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और इसमें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में अगर आप u को रख देंगे 0 तो आपके पास, और v को रख देंगे v मैक्स, तो आपके पास आएगा v मैक्स बराबर at, यानी t बराबर आ जाएगा v मैक्स अपॉन a। v मैक्स अपॉन a, इसको देखकर क्या हमको कुछ चमक रहा है? अरे अगर हमें मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर करना है तो हम एक्सेलरेशन जितना ज्यादा रखेंगे उतनी जल्दी हम फाइनल वेलोसिटी एक्वायर कर लेंगे, मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर कर लेंगे। अगर हमारा एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो हमें मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर करने में कम समय लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन वो होता है जो पर सेकंड कुछ वेलोसिटी इंजेक्ट करता है। मान लो हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी है 100, अब अगर हमें 100 की वेलोसिटी एक्वायर करना है और अगर हमारे पास एक्सेलरेशन है 10, तो हमको 10 सेकेंड्स लगेंगे, क्योंकि 10 टाइम्स इंजेक्ट करेंगे तब जाके हमारा स्पीड 100 आएगा। इसलिए अगर हमें मैक्सिमम स्पीड एक्वायर करना है, मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर करना है, तो एक्सेलरेशन जितना ज्यादा होगा टाइम उतना कम लगेगा। अगर हम मारुति ले लें और मर्सिडीज ले लें और दोनों को सेम स्पीड तक एक्सेलरेट करें तो मर्सिडीज जीत जाएगी। क्यों जीत जाएगी? क्योंकि उसके अंदर एक्सेलरेशन ज्यादा है, एक्सेलरेशन ज्यादा है। मान लीजिए एक व्हीकल है, वो 0 से 100 की स्पीड पर आता है 10 सेकंड में और दूसरा आ जाता है 5 सेकंड में, तो जिसको टाइम लगा कम उसका एक्सेलरेशन रहा होगा ज्यादा। जितने गुना टाइम लगा कम उतने गुना उसका एक्सेलरेशन रहा होगा ज्यादा। इसलिए t बराबर हो गया v मैक्स अपॉन a, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट इक्वेशन है।
तो अगर हमें दो अलग अलग व्हीकल्स को कंपेयर करना है 0 से Vmax तक ले जाने में, और अगर हम उनका टाइम नोट कर पाते हैं तो उनके जो टाइम का रेशो होगा उसका इनवर्स रेशो उनका एक्सेलरेशन का रेशो होगा। मतलब जिसको जितने गुना ज्यादा टाइम लगेगा उसका एक्सेलरेशन उतने गुना कम होगा। ठीक है, फिर अगर हम सेकंड इक्वेशन देखें, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब अगर सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में हम u को 0 रख दें तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर, और तब t की वैल्यू आएगी अंडर रूट 2s अपॉन a, यानी यहां पर t इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रूट ऑफ a के। ये भी बहुत इक्वेशन यूज होती है अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो। अब अगर हम ले लें थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और इसमें u यानी इनिशियल वेलोसिटी को 0 रख दे तो हमारे पास हो जाएगा v स्क्वायर बराबर 2as। तब हमारे पास s बराबर हो जाएगा v स्क्वायर, जिसको लिख सकते हैं v मैक्स स्क्वायर अपॉन 2a, यानी s इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा a। अब अगर आप इस इक्वेशन को, यानी इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो अगर 1 और 2 को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा वो बहुत कम टाइम में मैक्सिमम स्पीड रीच कर लेगा, और मैक्सिमम स्पीड रीच करने में वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो भी कम होगी, क्योंकि s इनवर्सली प्रोपोर्शनल है a दोनों के लिए। तो जिसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, मारुति और मर्सिडीज की रेस कराई, जल्दी से टॉप स्पीड पर कौन आ जाएगा? मर्सिडीज, क्योंकि उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। सपोज दोनों के इंजन में अंतर है, इसका एक्सेलरेशन 10 है, उसका एक्सेलरेशन 20, तो उसमें डबल एक्सेलरेशन है। किसी भी मैक्सिमम वेलोसिटी को एक्वायर करने में आधा टाइम लगाएगी मर्सिडीज मारुति के कंपैरिजन में, और आधी डिस्टेंस ट्रेवल करके मैक्सिमम स्पीड पे आ जाएगी और बाकी का रास्ता मैक्सिमम स्पीड से चलेगी, तो वो तो वैसे ही जीत जाएगी क्योंकि उसकी एवरेज स्पीड ज्यादा आएगी। इसलिए एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए के और टी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए के। ये देखो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, मैं सारे सवाल टकाटक कर देता हूं इससे, क्योंकि तीनों बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो हमने देखा 0 से वी मैक्स, टाइम लगेगा वी मैक्स अपॉन ए, डिस्टेंस कवर करेंगे वी मैक्स का स्क्वायर अपॉन 2a। फिर हम देखते हैं v max टू 0। अभी हमने क्या देखा था? 0 टू v max, और अब हम क्या देख रहे हैं? v max टू 0। तो हमें जरूर रिटार्डेशन ऑफर किया होगा, मतलब जिधर हम जा रहे होंगे ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगाया होगा। ये इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप एकदम टॉप स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से अपनी कार चला रहे थे और आपने सामने उसको रोकने के लिए ब्रेक अप्लाई कर दिया, तो अब गाड़ी की स्पीड कम होते जा रही है, कम होते जा रही है, कम होते जा रही है और 0 होने वाली है। आपका रिटार्डेशन यूनिफॉर्म है, मतलब अब एक्सेलरेशन वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में मैंने लगाया है। ठीक है, तो जहां भी मुझे एक्सेलरेशन पुट करना पड़ेगा मैं माइनस साइन के साथ पुट करूंगा, बिकॉज मैंने वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में लगाया और मुझे वेक्टर इक्वेशंस में उसे माइनस में रखना पड़ेगा। चलिए कोशिश करते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन ले लूं v बराबर u प्लस ए टी, अच्छा इसमें रखें हम, तो v मैक्स, तो v तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी है v मैक्स माइनस ए टी। हे भगवान, ये क्या देख रहा हूं मैं? अरे ये तो वही बन गया यार, यानी फिजिक्स कितनी खूबसूरत सब्जेक्ट है। 0 से वी मैक्स से 0, कुछ भी कर ले, हमारे पास जो टाइम लगेगा वो होगा वी मैक्स अपॉन ए, क्योंकि हमें समझिए 0 से 100 तक जाना था, एक्सेलरेशन वेलोसिटी इंजेक्ट कर रहा था, अगर उसकी वैल्यू 10 थी, 10 टाइम्स इंजेक्ट करेगा तो हम 100 पे पहुंचेंगे। अब हमें 100 से 0 पर आना है, और अगर हमारा रिटार्डेशन भी है 10, तो 10 सब्ट्रैक्ट करेगा उसमें से, तो हमें 10 सेकेंड लगेंगे। यानी कि 0 से वी मैक्स और वी मैक्स से 0 आने में एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन अगर बराबर होंगे तो 0 से वी मैक्स जाने का टाइम और वी मैक्स से 0 आने का टाइम हमेशा कैसा होएगा? सेम होएगा। पर अगर आपका पास एक्सेलरेशन ज्यादा है तो आप
जल्दी से Vmax पे पहुंच जाएंगे, रिटार्डेशन ज्यादा है तो जल्दी से Vmax से 0 पर आ जाएंगे। दोनों के फॉर्मूले सेम है। इसी तरह अगर आप सेकेंड इक्वेशन ले लें s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और मैंने आपको सिखाया था इसको मैं कन्वर्ट कर सकता था s बराबर वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर में। अब अगर मैं इसमें v को 0 रख दूं और a को रख दूं माइनस ए, तो ये हो जाएगा हाफ माइनस ए टी स्क्वायर। अरे ये तो फिर से वही बन गया अंडर रूट 2s अपॉन ए। फिजिक्स जैसा तो खूबसूरत सब्जेक्ट ही नहीं है यार। 0 से Vmax, Vmax से 0, फॉर्मूले सेम आ रहे हैं, बिंदास मस्त होके लगाओ, पहली वेलोसिटी 0 या आखिरी वेलोसिटी 0, फॉर्मूले एकदम सेम आ रहे हैं। फिर थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा v को रख दे 0, u को रख दे Vmax, a को रख दे माइनस वाला a क्योंकि रिटार्डेशन है। अरे मैं ये फिर क्या देख रहा हूं, फिर से आ गया Vmax का स्क्वायर अपॉन 2a। इसलिए मान लो मैं एक गाड़ी की टेस्ट ड्राइव कर रहा हूं, टेस्ट ड्राइव करने पर सबसे पहले गाड़ी जो भी मुझे दिखा रहा होता है वो मुझसे क्या बोलता है, आओ सर चलो टेस्ट ड्राइव करने चलते हैं। टेस्ट ड्राइव करने गए, टेस्ट ड्राइव करेंगे तो वो बोलेगा सर मेरी गाड़ी जो है 0 से 100 की स्पीड 5 सेकंड्स में ले आती है। अब मैं एक फिजिसिस्ट हूं, मैं सोचने लगा 0 से 100 की स्पीड 5 सेकंड्स में ले आती है, यानी इसका एक्सेलरेशन 20 होगा, क्योंकि 25 टाइम्स ऐड करती होगी तभी तो 100 पर आती होगी। अपन ने एक्सेलरेटर दबाया, स्टॉप वॉच दबाई और 0 से 100 पर पहुंच गए, कितने 5 सेकंड्स में। फिर अपन ने गाड़ी को 100 की स्पीड पे चलाने लगे। जब वो बोलेगा देखा सर 0 से 100 की स्पीड तो आ गई ना 5 सेकंड में, तो अपना वैलिड क्वेश्चन क्या है, अपना वैलिड क्वेश्चन है भैया मैक्सिमम से 0 पे कितनी देर में आ जाएगी, क्योंकि ब्रेकिंग भी तो उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ना जितना एक्सेलरेशन है। तो हमने पूछा भैया मैक्सिमम से 0 कितनी देर में आ जाएगी, तो वो बोलता है सर ये ना 2.5 सेकंड में मैक्सिमम से 0 आ जाएगी। अब मेरा दिमाग सोचने लगा कि 0 से Vmax पे गई थी 5 सेकंड में, 0 से 100 पे गई थी 5 सेकंड में, मतलब 25 टाइम्स, और Vmax से 0 पे आ गई 2.5 सेकंड्स में। इसका मतलब अगर इसको 100 से 0 आने में आधा टाइम लगा तो इसका रिटार्डेशन एक्सेलरेशन से डबल होगा। मतलब अगर इसका एक्सेलरेशन 20 था तो रिटार्डेशन 40 होगा। इसलिए मैं कंपैरिजन कर सकता हूं इन तीन इक्वेशंस की मदद से, मेरे नतीजे जल्दी आ सकते हैं। क्योंकि अगर आप मुझसे बोलते तो 0 से Vmax का टाइम जो है वो t1 और Vmax से 0 का टाइम जो है वो t2 है, तो टाइम का रेशो एक्सेलरेशन का अपोजिट रेशो होगा, क्योंकि मुझे यहां लिखना पड़ेगा Vmax अपॉन a1 और यहां लिखना पड़ेगा Vmax अपॉन a2, यानी ये होगा a2 अपॉन a1। इसी तरह अगर 0 से Vmax का डिस्टेंस है s1 और Vmax से 0 का डिस्टेंस है s2, तो मुझे यहां लिखना पड़ेगा Vmax का स्क्वायर अपॉन 2a1 और यहां लिखना पड़ेगा Vmax का स्क्वायर अपॉन 2a2। Vmax तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, a2 अपॉन a1। अरे गजब का नतीजा आ रहा है कि 0 से Vmax और Vmax से 0 में टाइम का रेशो वही होता है जो डिस्टेंस का रेशो होता है, और वो एक्सेलरेशन का और रिटार्डेशन का अपोजिट रेशो होता है। मतलब अगर आपको पता है कि 0 से 100 तक जाने में कितना टाइम लगा और 100 से 0 तक आने में कितना टाइम लगा, तो उसका जो रेशो आएगा वही डिस्टेंस कवर्ड का भी रेशो होगा और वही एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का इनवर्स रेशो होगा, अपोजिट रेशो। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हम बहुत बार इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज्यादा बार इस्तेमाल। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो है डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड ऑफ मोशन। देखो बच्चों, पहले हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम जरा थ्योरेटिकली समझ लेना चाहते हैं कि फ्रेमिंग कितने तरीके की होती है, ताकि जब हम न्यूमेरिकल करें तो हमें कंस्ट्रेंट नहीं आए। न्यूमेरिकल करें तो खटाखट खटाखट हमें समझ में आता जाए कि हाँ सर आपने ऐसी बातें हमसे की थी, हमें समझ में आ गया था, तो हम बात करें। देखिए
फिजिक्स में हमें जो भी डर लगता है वो इसलिए लगता है क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के हमारा लॉजिक नहीं बैठता कि यार क्या करें। अब जैसे वेक्टर चैप्टर है, वेक्टर चैप्टर में तो ठीक है हमने सिर्फ मैथ्स में जोड़ना सीखा, अब यहाँ पे हमें इंटीमेटिव सॉल्यूशंस चाहिए, हमें क्वेश्चन पढ़ के चमकना चाहिए कि चल क्या रहा। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है हर इक्वेशन की। जैसे कि समझिए कि आप किसी इनिशियल वेलोसिटी u से और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जर्नी स्टार्ट करते हैं और किसी टाइम t इज इक्वल टू n में आप s डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। यानी आपने 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, टोटल 0 से 6 सेकेंड, 0 से 7 सेकेंड, 0 से n सेकेंड, मतलब यहां पर टाइम हो रहा होगा t बराबर 0 और इस जगह टाइम हो रहा होगा t बराबर n। n कुछ भी हो सकता है, 5 सेकेंड। तो ये जो हमारी सेकेंड इक्वेशन होती है f इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसकी हमें वर्थ समझना चाहिए। अगर हम यहाँ t की वैल्यू n रख दें तो क्या आएगा, हमारे पास टोटल n सेकंड में ट्रैवल डिस्टेंस आ जाएगी, मतलब हमने जितनी n सेकंड में ट्रैवल डिस्टेंस की है ना वो आ जाएगी, वो होगी u t की जगह n प्लस हाफ a n स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। चलो सोचते हैं इक्वेशन नंबर 1 क्या बता रही है। इक्वेशन नंबर 1 बता रही है जहां से जर्नी स्टार्ट की वहां से लेके जहां जर्नी एंड की t बराबर n सेकंड में टोटल ट्रैवल डिस्टेंस। मतलब अगर मैं इस t की जगह 5 रख देता हूं तो ये मुझे 0 से लेकर 5 सेकंड का टोटल ट्रैवल डिस्टेंस बताएगी। अगर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में t की जगह 8 रख देता हूं तो 0 से लेके 8 सेकंड तक का टोटल ट्रैवल डिस्टेंस बताएगी। लेकिन अगर कोई इंटरेस्टेड हो कि आपने आखिरी के nth सेकंड में यानी 5th सेकंड में, 6th सेकंड में, 7th सेकंड में, nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अरे यार nth सेकंड क्या होता होगा, nth सेकंड होता होगा जहां पे t बराबर होता होगा n-1 से लेकर t बराबर n तक आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ओ मतलब अगर वो बोल रहा है कि आप 5th सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल बताओ, 6th सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल बताओ, 7th सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल बताओ, तो उस एक अकेले सेकंड में पूछ रहा है कि आप कितना चले। लेकिन इस इक्वेशन की तो ये वर्थ ही नहीं है, इस इक्वेशन से तो ये निकाल ही नहीं सकते। इस इक्वेशन से तो ये निकाल सकते t बराबर 0 से उस पर्टिकुलर टाइम तक हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अब इसका तोड़ कैसे करें, तो हमें सोचना पड़ेगा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस को अगर हम Sn-1 बोल दें, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मान लो ये मैंने t बराबर n-1 टाइम में निकाला, तो अगर मैं सेकंड इक्वेशन में t की जगह n-1 रख दूं तो मुझे पता चल जाएगा 0 से n-1 सेकंड तक टोटल ट्रैवल डिस्टेंस, जबकि मेरा इंटरेस्ट है Snth में। लेकिन मुझे चमक रहा है कि अगर मैं टोटल पूरा डिस्टेंस निकाल लूं और n-1 सेकंड का पूरा निकाल लूं और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास ये एक्सटेंट बचा रह जाएगा जो nth सेकंड में ट्रैवल डिस्टेंस होगा। तो अगर मैं निकालूं Sn-1 तो वो होगा u n-1 प्लस हाफ a n-1 का स्क्वायर। ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है nth सेकंड में कवर डिस्टेंस निकालने में, तो अगर मैं nth सेकंड में कवर डिस्टेंस निकालना चाहता हूं तो मुझे उसका तरीका दिखता है कि क्यों ना मैं टोटल कवर डिस्टेंस में से वो 1 सेकंड छोड़ के लास्ट का nth सेकंड छोड़ के जितना डिस्टेंस कवर किया उसको सब्ट्रैक्ट कर दूं। सब्ट्रैक्ट किया मैंने तो ये हो गया un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un माइनस माइनस प्लस u, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना इस इक्वेशन को, माइनस हाफ a n-1 का स्क्वायर। ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया u प्लस हाफ ऑफ a कॉमन आ गया, अंदर हो गया n स्क्वायर माइनस n-1 का स्क्वायर। इसका एक्सपेंशन कर लेते हैं, ये हो गया हमारे पास u प्लस
हाफ ए एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। माइनस का अंदर प्रोडक्ट कर देते हैं, ये हो गया एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया u प्लस ए बाय 2 2n माइनस 1। ये हमारे पास एस एन की वैल्यू आ गई। अब ये हमारे पास एक रेडीमेड इक्वेशन बन गई जिसमें अगर हम n की वैल्यू 5 रखते हैं तो ये हमें पर्टिकुलर 5 सेकंड में ट्रैवल डिस्टेंस निकाल कर देगा, ना कि 0 से 5 सेकंड तक का टोटल डिस्टेंस। मतलब हम ये इक्वेशन कब लगाया करेंगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जब हमें मान लो टोटल 0 से 5 सेकंड तक का टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो इसमें अगर हम t की जगह 5 रखते हैं सेकंड इक्वेशन तो हमारा काम बन जाएगा। लेकिन अगर मुझे बोलता है 5th सेकंड में ट्रैवल डिस्टेंस बताओ, तो भैया इसमें रखना पड़ेगा जो हमने अब निकाल ली, डिसाइड कर ली, तब हमारा काम बनेगा। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस। देखिए समझते हैं दोनों में क्या अंतर है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा ही था Vmax से 0, और वहां हमने देखा था कि अगर हमारी इनिशियल वेलोसिटी है u और फाइनल वेलोसिटी है 0, मतलब हमने ऑफर किया है रिटार्डेशन और डिस्टेंस कवर की है s, तो हमारे पास s की वैल्यू होती थी u स्क्वायर अपॉन 2a और t की वैल्यू होती थी u अपॉन a। ये है ब्रेकिंग का टाइम और ये है ब्रेकिंग डिस्टेंस। ब्रेकिंग का टाइम और ब्रेकिंग डिस्टेंस। देखिए टाइम वाला जो मामला है वो इंटीग्रेटेड है। कैसे? मान लीजिए हमें 2 डिफरेंट स्पीड पर ब्रेक ऑफर करना पड़ रहा है सेम व्हीकल में, मतलब हम मान लें कि व्हीकल सेम है तो उसकी रिटार्डेशन a सेम होगी, कांस्टेंट होगी। अगर रिटार्डेशन a कांस्टेंट है तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल u होगा। मतलब एक बार मैं u1 स्पीड पर ब्रेक ऑफर करता हूं और एक बार मैं u2 स्पीड पर ब्रेक ऑफर करता हूं, तो मेरी आंसर आएगी u1 अपॉन u2। अब अगर मैं मान लूं कि मैंने n टाइम्स अधिक स्पीड पर ब्रेक ऑफर की थी, तो t1 अपॉन t2 की वैल्यू हो जाएगी u1 अपॉन n u1। u1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो t2 बराबर हो जाएगा n टाइम्स t1। यानी सिंपल रिजल्ट है कि अगर हम 40 की स्पीड पर ब्रेक ऑफर करते हैं और सपोज हम t टाइम में रुक जाते हैं, तो 80 की स्पीड जो कि 40 से डबल है, मतलब n की वैल्यू 2 है, तो हमें रुकने में 2t टाइम लगेगा। मतलब अगर हम 40 की स्पीड पर ब्रेक ऑफर करते हैं और हम 1 सेकंड में रुक जाते हैं, तो 80 की स्पीड पर ब्रेक ऑफर करने पर हमें 2 सेकंड्स लगेगा और 120 की स्पीड पर ब्रेक ऑफर करने पर हमको 3 सेकंड्स लगेगा, क्योंकि हम स्पीड डबल करके ब्रेक लगाए तो हमें डबल टाइम लग रहा है, स्पीड ट्रिपल करके ब्रेक लगाए तो हमको ट्रिपल टाइम लग रहा है, एंड दैट इज एंटायरली इंट्यूटिव, बिकॉज हम ये सोच पा रहे हैं। लेकिन एज फार एज डिस्टेंस कवर्ड इज कंसर्न, यहां सब कुछ नॉन इंटीग्रेटिव हो जाता है, क्योंकि इफ रिटार्डेशन इज कांस्टेंट, s is directly proportional u square, so s1 upon s2 is equal to u1 upon u2 square। अब अगर मैं मान लूं कि u2 n टाइम्स ज्यादा था u1 से, तो s1 अपॉन s2 बराबर हो जाएगा u1 अपॉन n u1 का होल स्क्वायर। u1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो s2 बराबर हो जाएगा n स्क्वायर s1। अब ये है नॉन इंटीग्रेटिव पार्ट, और इसीलिए हो जाते हैं एक्सीडेंट्स। क्योंकि मान लीजिए आप हमेशा 40 की स्पीड पर कार चलाते थे अपने सिटी में, और आप उसे अब पहली बार हाईवे पर लेकर आए, तो आप यूज्ड टू थे कि 40 की स्पीड पे मैं ब्रेक लगाता हूं तो 1 सेकंड में गाड़ी रुक जाती है और 2 मीटर ट्रैवल करके रुक जाती है। अब आपने जिंदगी में पहली बार 80 की स्पीड पर गाड़ी चलाई
यानी आपने स्पीड डबल कर ली, n की वैल्यू 2 हो गई। तो आप दिमाग में सही सोच रहे हैं कि मैं पहले 1 सेकंड में गाड़ी रोक लेता था, अब 2 सेकंड में रोकूंगा। यहाँ तक तो आप सही। हाँ, लेकिन अगर आपके n की वैल्यू डबल हो गई, माने आपने डबल स्पीड पर ब्रेक ऑफर की, तो आपको जो डिस्टेंस कवर चाहिए वो डबल नहीं चाहिए, 4 टाइम्स चाहिए, क्योंकि n स्क्वायर टाइम्स चाहिए। और अगर ऑब्स्टेकल और आपके बीच में उतना सेपरेशन नहीं होगा, आप एक्सीडेंट करा देंगे गाड़ी का। यानी कि डिस्टेंस कवर के क्वेश्चन बहुत आते हैं, हमें सोचना होगा इसके बारे में कि अगर वो हमसे पूछता है कि हम इस स्पीड पर चल रहे थे और हम इसकी डबल स्पीड पर चलने लगते हैं और आप ब्रेक ऑफर करते हैं, तो टाइम तो डबल होगा, लेकिन डिस्टेंस कवर्ड अब चाहिए हमें 4 टाइम्स। ट्रिपल स्पीड पर टाइम तो ट्रिपल होगा, वहां से इंटीग्रेटेड चल रहा है, पर डिस्टेंस कितनी चाहिए पड़ेगी गाड़ी को रोकने के लिए? 3 का स्क्वायर मतलब 9 टाइम्स। ये सोचने वाली बात है। और ये जो भी डिस्टेंस है s, इसको हम कह रहे हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस, u स्क्वायर अपॉन 2a। यानी हम इस डिस्टेंस को कह रहे हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। सर लेकिन आपने यहाँ स्टॉपिंग डिस्टेंस भी लिखा है, तो क्या ब्रेकिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग डिस्टेंस अलग अलग होती है? हाँ, थोड़ा सा अंतर है। सोचो कि मैं गाड़ी लेकर जा रहा हूं, मेरी गाड़ी की स्पीड है u। अब मैंने अचानक देखा कि गाड़ी के सामने कोई दूसरी गाड़ी आ गई और मुझे ब्रेक लगाना है। तो जब मैं सोचता हूं, क्योंकि मैं देखता हूं आंख से, सोचता हूं दिमाग से, और ब्रेक लगाता हूं पैर से, तो मेरी आंख से सिग्नल दिमाग में जाता है, फिर दिमाग से सिग्नल जाता है पैर में, और फिर मैं ब्रेक लगाता हूं। तो जब मैं ब्रेक लगाने के लिए सोचता हूं, पक्का कर लेता हूं कि अब मुझे ब्रेक लगाना है, तब से लेकर जब मैं ब्रेक लगा पाता हूं उसके बीच में कुछ टाइम लैग आ जाता है। उस टाइम को बोलते हैं रिएक्शन टाइम। तो समझो कि मैंने यहां पर सोचा कि मुझे ब्रेक लगा देना चाहिए, लेकिन मेरा रिएक्शन टाइम समझो कि TR था। तो जितनी देर मेरे को, ये मैंने निश्चय कर लिया, मैं गया, मैंने गाड़ी लेकर जा रहा हूं, मैंने चौराहे पर सिग्नल देखा, रेड हो रहा है, जैसे ही मैंने रेड सिग्नल देखा मैं ब्रेक लगाऊंगा, लेकिन देखूंगा आंख से, ब्रेक लगाऊंगा पैर से, इसके बीच में होगा कुछ टाइम, और ये जो टाइम है उतने टाइम तक गाड़ी चलती रहेगी कांस्टेंट स्पीड से। तो मेरी जो होगी स्टॉपिंग डिस्टेंस, वो होगी टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। और ये उस इंस्टेंट से गिना जाएगा जब मैंने डिटरमाइन किया कि अब मुझे ब्रेक ऑफर कर देना चाहिए। तो अगर मेरा इंटरेस्ट स्टॉपिंग डिस्टेंस में है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस होगी एस नॉट प्लस एस। एस नॉट होगा u इंटू TR, क्योंकि तब तक तो कांस्टेंट स्पीड से ही चल रहा है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, यानी ये वाला s तो सीधे निकल रहा है u इंटू t से, बस t में TR लिखना पड़ रहा है, क्योंकि वो रिएक्शन टाइम है आपका जो बहुत छोटा होता है, और s की जगह लिखना पड़ रहा है u स्क्वायर अपॉन 2। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में रिएक्शन टाइम दे रखा है, ऐसा एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन दे रखा है, अगर किसी क्वेश्चन में रिएक्शन टाइम दे रखा है और फिर वो आपसे पूछता है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस बताओ, तो आपको ये भी सोचना है कि उस रिएक्शन टाइम में भी कुछ डिस्टेंस चले होंगे, फिर जब ब्रेक ऑफर हो गया होगा तो एज पर द इक्वेशंस ऑफ मोशन हम u स्क्वायर अपॉन 2a चले होंगे, क्योंकि तब हमारी जिंदगी में रिटार्डेशन आ गया होगा। फिर हम u स्क्वायर अपॉन 2a चले होंगे और दोनों को जोड़ के हम टोटल बताएंगे कि देखिए हमारा इतना ना स्टॉपिंग डिस्टेंस है। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस सिंपल है, ब्रेकिंग डिस्टेंस ब्रेक ऑफर करने से लेकर रुकने तक का डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस
ब्रेक लगाने का सोचा, हमने निश्चय किया, हमने डिटरमाइन किया कि ब्रेक लगाएंगे। ब्रेक लगाने का सोचने से लेकर ब्रेक लगने तक का जो डिस्टेंस है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम इक्वेशन ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स करेंगे बहुत सारे। सो बी प्रिपेयर्ड।